तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर पैटर्न लेके आ चुके हैं, जो कि है हिंदी का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं। पेपर पैटर्न का मतलब खाली ये है कि आप जब 2 साल बाद पेपर दें, यानी 10 के बाद आप 12 में ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक पेपर देखने में कैसे लगेगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस अरेंज होंगे, कितने खंड आएंगे और कितने कितने खंड से कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये भी आपको पता चले। बस इसीलिए हम आपके सामने पेपर पैटर्न जैसा चीज लेके आए हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का पेपर पैटर्न करा दिया है। ये आपका चौथा वीडियो है हिंदी का पेपर पैटर्न। कल आपका बायोलॉजी का पेपर पैटर्न हम लेके आ जाएंगे। पेपर पैटर्न का मतलब आपको पेपर दिखाएंगे और ये बताएंगे कौन से कितने खंड में कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो और पेपर के वीडियोस देखें। आप चाहें तो हम अनसॉल्व पेपर भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये 2024 का हमारे पास पेपर है हिंदी का। ये आप पेपर पहले देख लीजिए। तो यहाँ से अब आपको पेपर दिखेगा और हमारी वॉइस सुनाई देगी, तो आप पेपर पे फोकस कीजिए। आपका हिंदी का पेपर है, पहले आप पेपर को अच्छे से देख लें। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। बट कोई भी 15 मिनट प्रश्न पत्र वगैरह नहीं पढ़ते हैं। ये जो पेपर होता है वो पूरे का पूरा जैसे इंग्लिश का 100 नंबर का था, वैसे ये भी 100 नंबर का आता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी 70 यानी कि 70 नंबर की आती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने खंड हैं और कितने कितने खंड में कैसे क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं और कितने मार्क्स के हैं। जैसे सबसे पहले आपका खंड का आ जाता है। इसमें 5 आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले से कर रखे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के हैं, यानी खंड का आएगा ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन के पैटर्न में 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं और कभी 6 भी हो सकते हैं। ये जितने भी बहुविकल्पी हैं ये 2024 में आया था, इसका मतलब 25 वाले एग्जाम में भी आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं कैसे क्वेश्चन अरेंज किया गया है। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। 2 में भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन ही है, और ये आपका पूरा जितना लेखक के नाम और कवि के नाम उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुविकल्पी बनाए जाते हैं। जैसे पहले अगर लेखक के ऊपर था तो यहाँ पे देखिए पूछा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है। यानी ये जो आपका सबसे शुरू में कवि के बारे में और रचना और इन सब के बारे में होता है, उन्हीं सब से आया ये क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे हमने लगा रखे हैं सारे ऑप्शंस, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 10 नंबर का आपका क्या आने वाला है, पूरा का पूरा 5 और 5 10 नंबर का आपका खाली बहुविकल्पी क्वेश्चन अरेंज होता है यूपी बोर्ड के हिंदी एग्जाम में। पहला फर्स्ट होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि लेखक और इन सब के रचनाओं पर आधारित होगा। दूसरा कवि और उन सब की रचनाओं के आधारित पे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना होता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि इंग्लिश में दिया गया था। इंग्लिश में सबसे पहले ही पैराग्राफ दे दिया जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। यहाँ भी देखिए 5 गुणे 2 यानी कि 5 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ से अगर आप क्वेश्चंस के आंसर लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलता है। तो ये पैराग्राफ आप देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना होता है। सब पहले आपको गद्यांश और संदर्भ लिखना पड़ता है, इससे रिलेटेड आपको संदर्भ खुद बनाना पड़ेगा। उसके बाद 1 और 2 देखिए, एक क्वेश्चन तो पैराग्राफ से रिलेटेड है, दूसरा कह रहा है कि ये जो रेखांकित किया गया पोर्शन है इसको ही आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो आप इसको रेखांकित किए गया पोर्शन की व्याख्या अपने लैंग्वेज में कर देंगे, तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी फिर से ये दोनों जो क्वेश्चंस है, चौथा और 5वां, इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यानी कि केवल क्वेश्चन नंबर क हमेशा आपको बनाना पड़ेगा। गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए, संदर्भ आपको खुद लिखना पड़ेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दोनों आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा। बाकी आप इस पैराग्राफ से आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। आपको ये
तीसरा क्वेश्चन करने पर पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आपको तीसरे में जैसे ये वाला पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो आपको एक और पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, ये अशोक के फूल वाले चैप्टर से, देखिए पुष्प अशोक को देखकर, अशोक के फूल वाले चैप्टर से ही है। तो यहाँ पे भी आपको पहला क्वेश्चन हमेशा ही आपको संदर्भ या गद्यांश का जो संदर्भ है वो लिखने को देगा। तो ये आपको अपने मन से पूरा चैप्टर में कौन से सार है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद रेखांकित शब्द की व्याख्या कीजिए, यानी जहाँ तक इन्होंने अंडरलाइन किया है यहाँ तक आपको अपने लैंग्वेज में कुछ व्याख्या करना होगा। ये आपको जब स्टोरी पूरी की पूरी पता रहेगी तभी आप कर पाएंगे। और उसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ से आ जाता है। और यहाँ पे लास्ट में अपने मन से पूछ दिया है कि अंतर्यामी और दूरदृष्टा शब्द के अर्थ बताइए। तो आप भविष्य की घटनाओं को समझने वाला ये आप अपने आप से बता सकते हैं। दूरदर्शिका का मतलब ये होता है, अंतर्यामी का मतलब ये होता है और दूरदर्शिका का मतलब भी वही ही होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि पहले तो आएगा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, सेकंड उसमें भी होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि 10 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस आने ही वाले हैं और हमेशा ही आएंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपके गद्यांश होंगे। आपको अगर एक गद्यांश के क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं तो आप दूसरे गद्यांश के क्वेश्चन आंसर ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह से आपका पद्यांश यानी कि जो पद यानी कि जो पोयम वाला पैराग्राफ होता है वैसे भी पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका विस्तृत न पर कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, ये एक कोई अपने मन से पोयम दिया गया है, ये आपके बुक में पोयम नहीं है। अब इसी पोयम, ये अपने मन से पोयम और ये पैराग्राफ दे सकते हैं। ये कभी कभी जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पोयम है ये अपने मन से दिया गया है। अब इसके सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिल जाएंगे। या फिर हमें लगता है उमड़ कल थी मिट आ चली, ये कई वाले सारे चैप्टर से है। यहाँ पे देखिए मेन बात ये है कि जो क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं पद्यांश के, ये भी बुक से आते हैं और गद्यांश के बुक से आते हैं। ये भी आपका बुक से ही है, अपने मन से नहीं है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन करने के 10 नंबर मिलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2 गद्यांश देंगे, पहला आए तो पहला कर लीजिए, तब पर भी 10 नंबर मिलेगा। दूसरा आ रहा है दूसरा कर लीजिए। देखिए दोनों नहीं करना है, एक ही करना है, पहला या दूसरा। पहला अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 10 नंबर, अगर पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा करने पे भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। इसी तरह से चौथे में भी 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहला पैराग्राफ अगर आपको आ रहा है पहला कर दीजिए 5 क्वेश्चन के साथ, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर। या फिर अगर आपको दूसरे का आ रहा है तो आप दूसरे के पैराग्राफ के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपके दूसरे पैराग्राफ के क्वेश्चंस हो गए। आपको 1 मिनट स्क्रीनशॉट करने का मौका देते हैं। ये आप चौथे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर आप तीसरे का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथे पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप वो पैराग्राफ पढ़ के ये अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस के 2 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चंस के 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि क्या है, ये हर बार आपको दिया ही जाता है। लेखक का साहित्यिक परिचय हिंदी में जरूर ही पूछा जाता है। खासकर आप ये वासुदेव अग्रवाल का याद कर ही लीजिएगा, ये हर बार पूछा जाता है। हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। एपीजे अब्दुल कलाम उतना नहीं आता है लेकिन आ भी सकता है। हरिशंकर पशाई का भी आ सकता है। आप तीनों में से किसी एक का करेंगे। 80 शब्द यानी कि लगभग 1 पेज अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, केवल लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय देने पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा आपको लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय ही दिया जाएगा। ये हर बार पेपर पैटर्न में रहता है, ये चेंज नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं हिंदी में, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, उसके बाद ये ध्रुव यात्रा जितनी भी कहानी वगैरह है, पंचलाइट की कहानी वगैरह, इन सब पर आपको एक अधिकतम सीमा तक अपने शब्दों को में ये कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि पंचलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। पंचलाइट के बिना जैसे कि आपकी ये स्टोरी वाली जो क्वेश्चन है वो बन ही नहीं सकती, ठीक है, ऐसा वाला है। पंचलाइट आपको आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए। बहुत ही सरल आपको ये स्टोरी मिल जाती है। आप यूट्यूब पे आप तो 3D एनिमेशंस के वीडियो भी देख के बड़े आसानी से स्टोरी अपने मन से लिख सकते हैं। बस आपको सारे
जो उसमें रोल कौन कौन सा है, कौन पंचायत है, कौन ये है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खंड आपको मतलब खंड क 5वें में क में देखा जाए तो आपको मिलेगा लेखक का साहित्यिक परिचय, जिसमें आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का हमेशा याद ही रखना है। और इसमें आपको सुमित्रा नंदन पंत का और मैथिली शरण गुप्ता, इसमें आप तीनों ही याद कर लें। हमको तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत का अच्छे से याद था तो हमने उसी का लिखा था अपने पेपर में। ये 5 नंबर आपको दिलाएगा। यानी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलना फिक्स है अगर आपको लेखक का जीवन परिचय याद है या साहित्यिक परिचय याद है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 नंबर मिलना फिक्स है अगर आपको कवि का जीवन परिचय याद है। 3 कवि हैं, तीनों में से किसी एक का अगर आपको याद है, जैसे कि हमको सुमित्रानंद पंत क्या था हमने लिखा था तो 5 नंबर वहाँ पे मिल गया था। और हमने पंचलाइट की पूरी कहानी 1-2 बार पढ़ ली थी, इसकी वजह से ये जो कहानी है वो हमने खुद ही बना के अपने शब्दों में 1-1.5 पेज तक लिख दिया था, जिस वजह से हमको यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर 6 से 5 नंबर मिल गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्वपठित काव्य खंड के आधार पर एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। जैसे ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ये हमको नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हम लोग में ये खंड काव्य वगैरह नहीं पढ़ाया गया था, तो ये हमने वहाँ पे नहीं किया था। लेकिन ये कहीं कहीं और पूछा जाता है, जैसे कि हमारे जिले में, जैसे जौनपुर वाले जिले में ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। हमारे में खाली क्या है, पंचलाइट की कहानी थी तो उन्हें पंचलाइट की कहानी की थी। बल्कि हमारे में ये 7वें क्वेश्चन में हमको मुक्ति यज्ञ करना था। जैसे ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तो ये हमारे साइड कथा खंड काव्य वाला ये वाली कहानी चलती है मुक्ति यज्ञ की। तो हमने मुक्ति यज्ञ पूरा का पूरा याद किया था, वैसे याद नहीं किया था, ये स्टोरियां हैं, 1-2 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ही याद हो जाती है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कहीं कहीं आपको त्यागपथी कुछ जिलों में चलता है तो आप त्यागपथी के क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड कहानी याद कर लेंगे। सत्य की जीत ये कहीं कहीं चलता है, कहीं रसमार्थी या ये चलता है, और कहीं आपका मुक्ति यज्ञ चलता है। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु और आलोक वृत्त ये तो नहीं चलता, बस हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ खंड काव्य चलता है, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना था हिंदी में। अपने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य हमने वो पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जब 1-1.5 पेज लिखा था तो यहाँ से भी हमको 5 नंबर मिल गया था। ठीक है, तो ये वाला जो स्वपठित खंड काव्य है ये हर जगह हर जिले के लिए चेंज होता है। जैसे कि ये सबका दे दिया है, लेकिन आपको खाली वही करना है जो आपके बुक में दिया हो या जो आपको टीचर सजेस्ट करें कि आपको ये पढ़ना है, वही वाला आप वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं श्रवण कुमार का खंड काव्य भी पूछा जाता है। तो ये इतना आपका खंड क का पोर्शन था। अब यहाँ से आपका खंड ख यानी कि संस्कृत वाली चीजें चालू होती हैं, जो संस्कृत के पोयम वगैरह हैं वो सब। जैसे कि यहाँ पे संस्कृत के 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, आपको किसी एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करना है। और ये आपको तब आएगा जब आप पूरा का पूरा संस्कृत का जो पोयम वाला पोर्शन आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो और आप 1-2 बार खुद से पढ़े हों या अनुवाद करना सीखे हों। इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर अनुवाद लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले वाला ले का किया था, ये पहले वाले का हमने अनुवाद सही संदर्भ लिखा था। संदर्भ में आपको बताना पड़ता है कौन से कवि ने ये बताया है, कौन से चैप्टर का है, ये आपको खुद से बताना पड़ेगा और उसके बाद इसके अनुवाद आपको करने पड़ेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। और आप इसके जब इसका अनुवाद कर देते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को पहले वाला आ रहा था, ये महामानव मालवीय ने दिया था ये चैप्टर का, तो ये जो हमने संदर्भ बताया था हमने बता दिया कि ये मनमोहन मालवीय ने बताया है, इस चैप्टर का रिलेटेड है, ऐसे है। तो ये 2 नंबर तो वहाँ को आपको संदर्भ लिखने का मिल गया और 5 नंबर आपको इसका अनुवाद करने का मिलता है। यानी कि अगर आप दोनों में से किसी एक का अनुवाद सही संदर्भ लिखते हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। आप ये दोनों पैराग्राफ के स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन आए तो कर सकें। फिर खंड ख की बात करते हैं। इसी तरह से पोयम का भी पैराग्राफ दिया जाता है। ये तो संस्कृत खंड का या संस्कृत के पाठ का था। ये आपका संस्कृत के जो पोयम वाला पोर्शन है उसके कुछ पैराग्राफ्स हैं, जैसे 2 पैराग्राफ दिया गया है। हमें यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ आ रहा था तो हमने सेकंड पैराग्राफ का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद बताया था।
जिसमें हमने हिंदी में अनुवाद भी बताया था और संदर्भ भी, तो यहाँ से भी हमको 7 नंबर मिलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में खंड क और ख दोनों का अनुवाद सही संदर्भ अगर आप बताते हैं तो आपको पूरा 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 वाला देके जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप पहले 9 और 10 स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित मुहावरे जैसे पूछे जाएंगे, ये फिक्स है, मुहावरा आना ही। जैसे कि कोई भी इसमें से आप मुहावरा लिख सकते हैं। मुहावरा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता। दाल में काला होना, ये सब आप अपने मन से बना सकते हैं। तो 9 वाला क्वेश्चन करने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। कोई एक ही का आपका करना है, जैसे कि 4 दिए हैं, 5 भी दे सकता है, उसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में आपको एक पैराग्राफ या गद्यांश दिया गया है, अपठित पैराग्राफ, यानी कि एक ऐसा पैराग्राफ जो आपके पुस्तक में नहीं है, इन्होंने अपने मन से पैराग्राफ दिया है। अपठित का मतलब यही है जो आपने पढ़ा नहीं है, यानी इन्होंने अपने मन से पैराग्राफ डाले हुए हैं। जैसे कि इंग्लिश में डालते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में ही अनसीन पैराग्राफ, यानी कि जो आपने देखा नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा पैराग्राफ, यानी अपने मन से पैराग्राफ। तो इसी तरह से क्वेश्चन 10 में 2 पैराग्राफ्स हैं। आप पहले पैराग्राफ को पढ़िए। अगर पहले पैराग्राफ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के 1 नंबर और 2 क्वेश्चन के देखिए 2-2 नंबर मिल रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन दूसरा और तीसरा पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग होगा, जो कि आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको पहला वाला नहीं आता तो आप सेकंड वाले पे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस ही हैं। पहला थोड़ा सा सरल होगा जो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा और तीसरा भी आपको थोड़ा सा ढूंढने पर मिल जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ इन्होंने दे ही रखा है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 से आपको 5 नंबर मिलेंगे, चाहे आप पैराग्राफ 1 कीजिए, चाहे आप पैराग्राफ 2 कीजिए, कोई एक आपको करना होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 से आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले भी आया था, पर वो जैसे हास्य रस, करुण रस, ये सब नहीं था। तो यहाँ से आपका व्याकरण का पोर्शन चालू हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में खंड क, ख, ग और घ करके आपको दिया गया है। क में सबसे पहले अनिष्ट अनिष्ट दोनों में क्या पूछा गया है, या जैसे शब्द नहीं होते कि अनिष्ट मतलब क्या होता है और अनिष्ट मतलब क्या होता है। दोनों शब्द का एक ही मतलब नहीं है, अलग अलग। पढ़ने में दोनों शब्द एक ही हैं पर मतलब अलग होता है, वो शब्द आपको चूज करना है। इसी तरह से खंड क में ही सेकंड है मात्र और मात, दोनों का मतलब अलग है। तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों यानी खंड क के पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर खंड ख में एक शब्द के 2 अर्थ आपको बताने हैं। आप इन चारों शब्दों में से 4 क्वेश्चंस में दिए होंगे, उसमें से किसी एक शब्द का अगर 2 अर्थ आप बताते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर खंड ग आता है। ग में भी एक शब्द का चयन करके आपको वाक्यांश कंप्लीट करना है। जो कम बोलता है, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे, विवादी नहीं कहेंगे, मितभाषी भी नहीं कहेंगे, बातूनी भी नहीं कहेंगे, असंवादी या बहुत कम बोलते हैं, शायद अ वाला होगा आपका। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से व्याकरण वाले के कर सकते हैं। खंड ग का आप देखिए ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला, जो बूढ़ा न हो, आप यहाँ पे बता सकते हैं चारों ऑप्शन में से कोई एक, जो आपका सही होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 नंबर। खंड क में आपको मिलते हैं 2, खंड ग में आपको 2 नंबर और खंड ख में आपको 2 नंबर और ग में भी 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी 11वें में खंड क, ख, ग तीनों में 2 2 2 यानी कि 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11वां आपको 6 नंबर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वें में ही है एक और पोर्शन जो कि घ वाला नंबर है, ये भी आपको 2 नंबर देगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से आपको 8 नंबर मिलेंगे, जो बहुत ही सिंपल है, व्याकरण का ही है, आप आराम से कर लेंगे। जैसे कि 11वें का घ वाला क्या है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें से कोई 2 आप वाक्य ले लीजिए। गमला मेज पर रखा है, नहीं, गमला मेज पर रखी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा शुद्ध कर देंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर ये क्वेश्चन दे के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका पूरा का पूरा व्याकरण का ही है। जैसे कि करुण रस और शांत रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं परिभाषा लिखिए। आपको यहाँ पे करुण रस और शांत रस दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए, जो कि आप हमेशा पूछा है। करुण रस तो हमेशा ही पूछा जाता है,
शांत रस आपसे पूछा भी जा सकता है या इसकी जगह और भी जो रस की परिभाषा है वो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का क करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ख अगर आप करते हैं जो कि अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित लक्षण भी पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर ग जो कि है चौपाई और दोहा दोनों का परिभाषा छंद के लक्षण सहित उदाहरण, यानी कि करुण रस, शांत रस, अनुप्रस्थ, उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई और दोहा, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 12वें का पूरा क्वेश्चन करने पर 6 नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13वें पे आपको बैंक प्रबंधक को शिक्षक ऋण के लिए आवेदन संबंधित पत्र लिखना है। ये अगर आपको पत्र लिखने आ रहा है तो आप ये पत्र लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसके नीचे दूसरा दिया गया है जो कि क्या है, किसी यात्रा के बारे में आप अपने मित्र को बता रहे हैं, ऐसा आपको पत्र लिखना है, तो इसके भी 6 नंबर मिलते हैं। और सबसे आखिरी में आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि क्या होगा, एक आपको अपने भाषा में निबंध लिखना पड़ेगा जो कि आप इन 5 में से किसी एक पर लिख सकते हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व या वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्यिक और समाज का संबंध या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। ये आप अगर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9 नंबर। यानी कि ये आपका पूरा का पूरा हिंदी का पेपर पैटर्न था, जो कि पीछे जो पेपर था जो कि व्याकरण का पोर्शन था बहुत ही सरल है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको हिंदी का पेपर पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ कठिन नहीं है, बस हिंदी में जो पीछे का पोर्शन है जैसे व्याकरण का वो तो फिक्स ही है, हमेशा आएगा ही, करोड़ रस, शांत रस वगैरह ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। बाकी आपका जो पैराग्राफ है ये आपको जब हिंदी के बुक आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको बड़े ही आसानी से आ जाएगा। इसके पहले हमने हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न करा दिया है। ये आपका हमने हिंदी का पेपर पैटर्न आज बता दिया। कल की वीडियो में हम आपको बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पेपर पैटर्न करा देंगे, उसके बाद आपके सारे पेपर पैटर्न वाले वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपको 3 नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएंगे जो कि फिजिक्स के होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ें और ये वीडियोस वो और भी देखें और शेयर करें। आप चाहें तो हम आपको अनसॉल्व के भी क्वेश्चंस दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप ये सभी जो केमिस्ट्री और इन सब के पेपर पैटर्न्स है वो सब देख लीजिए, तब आप यहाँ पे आइए। आप चाहें तो अपना कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं यूट्यूब पर है, या फिर आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, या आप जो डिमांड रखना चाहें, जो आप मांगना चाहें, कोई भी क्वेश्चन पेपर या पैटर्न वगैरह आप वो भी मांग सकते हैं यहाँ पर या फिर टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।